हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डी कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसी वेब से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो भी सेकंड सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो, वो अपनी पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी जो यूनिट 3 है उसके चैप्टर नंबर 1 की हम इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी इससे पहले मैं यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के जितने भी चैप्टर्स है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो के प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं यूनिट 3 के चैप्टर नंबर 1 की, जो है नव लोक प्रबंधन। ठीक है, नव लोक प्रबंधन को आप नया लोक प्रबंधन कह लो, या फिर नया सार्वजनिक प्रबंधन कह लो, या नव सार्वजनिक प्रबंधन भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसके टोटल 4 नाम हैं, तो आप इनको किसी भी नाम से पुकार सकते हो इन चारों में से। तो नवलोक प्रबंधन के बारे में जितनी भी डिटेल होगी वो हम इस वीडियो में जानेंगे, और कोशिश करेंगे कि नवलोक प्रबंधन वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो के थ्रू पूरा कंप्लीट हो जाए। तो चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। गाइस, जैसे कि आपको स्क्रीन पे जो नोट्स दिख रहे हैं, सबसे पहले मैं उसे रीड कर देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इस टॉपिक में या फिर नवलोक प्रबंधन होता क्या है। ठीक है, तो पहले जो नोट्स अपने सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे तो मैं उसको रीड कर देता हूँ। ठीक है, सार्वजनिक प्रशासन ने, ठीक है, या फिर लोक प्रशासन ने सैद्धांतिक व्यवहारिक, सैद्धांतिक मतलब होता है वो चीज़ जो लिखी हुई है, ठीक है, और व्यवहारिक होता है मतलब कि जो लिखा गया है सैद्धांतिक तौर पर जो लिखा गया है उसको अप्लाई करना या उसको फॉलो करना। ठीक है, जैसे कि संविधान में कई सारे नीति नियम हैं तो वो सैद्धांतिक है, और दूसरी बात वो तो केवल लिखे हुए हैं, और अगर हम व्यवहारिक की बात करें तो जो लिखे हुए हैं अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो वो व्यवहारिक होता है। ठीक है, तो सार्वजनिक प्रशासन ने सैद्धांतिक और व्यवहारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों, ठीक है, जितने भी परिवर्तन हैं जैसे कई बहुआयामी परिवर्तनों का अनुभव किया है। तो सार्वजनिक प्रशासन ने या लोक प्रशासन ने कई सारे जो परिवर्तन है देखे हैं और उसका एक्सपीरियंस भी किया है। उदारता के प्रसार मतलब उदारता को फैलाना, ठीक है, उसका प्रचार प्रसारण करना, निजीकरण, वैश्वीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, वित्त, संचार, बाजार और अन्य क्षेत्रों में विकास के सभी पहलुओं को वैश्विकता के तेजी से विकास के लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है। ठीक है, इसने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों और इन दोनों के बीच के रिश्ते को भी बदल दिया है। वैश्वीकरण 21वीं सदी में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर एक विशाल प्रभाव डाल रहा है। इसी तरह ये विभिन्न अनुशासनों को भी प्रभावित करता है। तो देखो, जितना भी हमने पढ़ा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर हम भारत के तौर पर लेके चले तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि इसमें देखो नवलोक प्रबंधन है ना, तो इसको हम सीधी सी ये बात करेंगे कि इसमें ना सरकार की भूमिका कम कर दी गई है। अब कैसे, देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हमारे भारत में जो ब्रिटेन वगैरह के लोग थे जिन्होंने हमारे पे शासन करा था, ठीक है, या फिर एक कह लो कि अंग्रेज़ों ने हमारे भारत पर शासन करा, या ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में आई, तो उससे पहले भारत क्या था, आज़ाद था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मतलब कि अंग्रेज़ आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो धीरे धीरे नौकरशाही के थ्रू मतलब कि वहाँ के जो सरकारी अफसर है उन्होंने क्या करा, हमारे भारत पे कब्जा कर लिया, और दूसरी बार अपना व्यापार यहाँ पे फैलाया और कई सारे कार्य भी यहाँ पे किए। ठीक है, भारत में तो उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। एक तरीके से ये कह लो कि भारत क्या हो गया, गुलाम हो गया। फिर 200 सालों के बाद भारत क्या हो गया, दोबारा आज़ाद हुआ। फिर भारत ने अपनी क्या करी, विकास की नीति अपनाई। मतलब उन्होंने धीरे धीरे विकास की नीति के लिए कौन सी योजना अपनाई थी, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, भारत ने क्या करा, योजना के रूप में पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना मतलब कि 5 साल में योजना बनाई जाएगी। जैसे कि सबसे पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को उद्देश्य लिया गया था कि कृषि को बढ़ावा देना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या करा गया था, उद्योगों को लिया गया था। तो ऐसी कई सारी जो पंचवर्षीय योजना है ना वो आज बनाई जा चुकी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो भारत ने क्या करा, जब भारत गुलाम हो गया था तो उसके बाद जब अंग्रेज़ भारत से चले गए, जब तक भारत गुलाम था, कितने सालों तक, 200 सालों तक भारत गुलाम था, तब तक भारत की जितनी भी व्यवस्थाएँ थी, ठीक है, वो सारी की सारी कौन देखता था, इंग्लैंड के लोग देखते, या ब्रिटेन के या अंग्रेज़ लोग जो थे वो देखते थे। लेकिन अब 200 सालों के बाद अंग्रेज़ जो है वो अपने वहाँ पे जा चुके हैं मुल्क में, और अब भारत क्या हो गया, भारत का शासन भारत पर है। ठीक है, मतलब अब भारत को खुद ही विकास करना है, क्योंकि अब इंग्लैंड उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि इंग्लैंड जा चुका है, अब वो भारत आज़ाद हो चुका है। एक तरीके से बहुत बढ़िया हुआ, भारत आज़ाद हो गया।
तो अब भारत को अपना विकास खुद करना है, तो विकास की नीति अपनाई भारत ने और कई सारे क्या करें विकल्प थे भारत के सामने कि मैं इसे अपना लूँ उसे अपना लूँ, तो बहुत सारे विकल्प थे, ठीक है। और उनमें से जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या अपनाया था कि उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था, ठीक है, मतलब जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के गुण क्या होंगे, निहित होंगे, ये चुना था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ। तो देखो भारत के सामने ना दो प्रकार के विकल्प थे कि भारत क्या कर ले, या तो पूरी व्यवस्था सरकारी कर दे, या तो पूरी व्यवस्था पश्चिमी की तरह अमेरिका की तरह क्या कर दे, पूरी प्राइवेट कर दे, निजी कर दे। लेकिन भारत ने दोनों के गुण चाहे थे, तो भारत ने क्या करा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया और विकास के लिए पंचवर्षीय योजना का मार्ग अपनाया था। फिर क्या हुआ, देखो धीरे धीरे क्या हुआ, इससे ना जब ज़्यादा वो नहीं दिखा, भारत ने 1990 तक 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1990 तक, ठीक है, 1990 तक भारत ने देखा कि मैं अपना विकास कर रहा हूँ लेकिन इतनी तेज़ी से विकास नहीं हो रहा है। तो भारत ने 1990 में नई आर्थिक नीति, जिसको हम बोल सकते हैं LPG, ठीक है, जिसमें क्या था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इनको अपना लिया, ठीक है। जिसमें क्या हुआ, सरकार की जो शक्ति थी वो कम हो गई, सरकार केवल कुछ कार्यों तक ही क्या होगी, सीमित होगी। सरकार का कार्य क्या होगा, कानून की रक्षा करना और दूसरा कानून बनाना, ठीक है। इन सबसे संबंधित या राजनीति से संबंधित जो कार्य होंगे वो सरकार के करेगी, ठीक है, या फिर कुछ कार्य ही सरकार करेगी, ठीक है। बाकी जितने भी कार्य होंगे वो ज़्यादातर प्राइवेट के हाथों में सौंप दिए गए थे। तो LPG के थ्रू ना क्या हुआ कि नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। नई आर्थिक नीति में क्या हुआ, भारत का विकास तेज़ी से होने लगा 1990 के बाद। तो जो नव लोक प्रबंधन है वो भी इसी तरह का है कि उसमें ना वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण को बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है नव लोक प्रबंधन में। क्योंकि जो लोक प्रबंधन था या लोक प्रशासन था ना, उसमें ना सरकार के कार्यों पर ध्यान दिया जाता था। सरकारी क्या होगी, सब कुछ होगी, ठीक है। अगर नव लोक प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, सरकार कुछ ही कार्य करेगी, सरकार कम से कम कार्य करेगी और बाकी सारे कार्य प्राइवेट के हाथों में सौंप दिए जाएंगे। एक तरीके से आधुनिकीकरण की ओर क्या बढ़ रहा है, इंडिया बढ़ रहा है। तो अब मैं भारत के एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अभी तक जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया उसमें मतलब ये बनता है कि भारत ने विकास करने के लिए सरकारी तरीका भी अपनाया था, सरकार भी सब कुछ करेगी। और आने वाले टाइम पे भारत ने ऐसा भी तरीका अपना लिया जिसमें क्या हुआ कि सरकार कुछ ही कार्य करेगी, प्राइवेट के हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, या निजी हाथों में क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य सौंप दिए जाएंगे। नव लोक प्रबंधन भी कुछ इसी प्रकार का है जिसमें सरकार की जो कार्य हैं वो सीमित कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी मैंने बताया कि सार्वजनिक प्रशासन या लोक प्रशासन ने ना सभी प्रकार के परिवर्तन देखे हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन, जब गुलाम हुआ था अपना भारत तो उसमें देखो सांस्कृतिक परिवर्तन, उससे पहले क्या था, हम अपने जो ट्रेडिशनल कल्चर वगैरह सबको फॉलो करते थे, ठीक है, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है, कुर्ता पहनते थे, ये जो भारत की संस्कृति थी उसका पालन करते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे कि वो आ गया, ब्रिटेन आ गया, फिर उसके बाद ब्रिटेन से हम आज़ाद भी हो गए। फिर उसके बाद हमने क्या करा, ब्रिटेन की ये थोड़ी बहुत जो चीज़ थी ना वो हमने अपना ली थी। जैसे कि आज लोग क्या पहनते हैं, जीन्स वगैरह पहनते हैं, तो ये अपनी संस्कृति नहीं है, ठीक है, अपने वो नहीं है, अपना पहनावा नहीं है। आज हम क्या करते हैं, बर्गर वगैरह ये सब खाते हैं, जबकि अपना वो है ही नहीं, वो अपने देश का है ही नहीं। तो जो भी लोक प्रशासन है उसने सभी प्रकार के परिवर्तन देखे, सैद्धांतिक हो गया, व्यवहारिक हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक परिवर्तन, कई सारे परिवर्तन जो है लोक प्रशासन ने देखे हैं, ठीक है। उदारता का क्या हुआ, उदारता मतलब होता है उदारवाद, जिसमें सरकार की शक्ति क्या कर दी गई है, सीमित कर दी गई है उसके प्रसारण से। और साथ ही साथ निजीकरण, वैश्वीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करना, सूचना का आदान प्रदान करना, वित्त और संचार, बाजार और अन्य क्षेत्रों में विकास, सभी क्षेत्रों में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। उसके सभी पहलुओं को वैश्विकता के तेज़ी से विकास के लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है। इसने सामाजिक और निजी क्षेत्र और इन दोनों के बीच के रिश्ते को क्या कर दिया, बदल दिया है। वैश्वीकरण 21वीं सदी में ना जीवन के विभिन्न पहलुओं पर एक विशाल प्रभाव डाल रहा है। वैश्वीकरण जैसे कि आप सबको पता ही है कि किसी भी चीज़ का, ठीक है, सेवाओं का, वस्तु का, सेवाओं का क्या करना, आदान प्रदान करना, वो भी वैश्विक लेवल पर वो वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। इसमें आइडिया वगैरह जो भी थॉट्स वगैरह वो भी क्या की जा सकती है, आदान प्रदान की जा सकती है पूरे विश्व में। तो 21वीं सदी में ना इसने सभी प्रकार के जीवन, मतलब जितने भी जीवन है उन सबके ऊपर बहुत ज़्यादा ही बड़ा प्रभाव डाला है वैश्वीकरण ने। इसी तरह यह विभिन्न अनुशासनों को भी प्रभावित करता है, कई सारे डिसिप्लिन्स जो होते हैं उन सबको ही क्या करता है, प्रभावित करता है। इन सभी विकासों, ठीक है, इन सभी विकासों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में परिवर्तन और वैश्वीकरण के कारण अनुशासन के बदले गए मार्ग
जितना भी रास्ता बदला गया है डिसिप्लिन का, सार्वजनिक प्रशासन के पाठ्यक्रम और संरचना में भी बदलाव आया है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में बाजार उन्मुख करने के लिए आदेश अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ने पारंपरिक राज्य मॉडल के उपयुक्त नीतियों को लागू करने और प्रभावी लाभ प्रदान करने में विफलता के बारे में विभिन्न मुद्दों और चिंताओं को उठाया है। ठीक है, पारंपरिक सार्वजनिक प्रशासन की बुनियादी विशेषताओं पर सवाल उठाया गया था कि और एक वैकल्पिक प्रशासन मॉडल को विकसित करने की आवश्यकता को महसूस किया गया था। मतलब कि जो भी पुराना जो प्रबंधन था ना, या पुराना जो पारंपरिक लोक प्रशासन था, उसके ऊपर उसकी विशेषताओं पर कई सारे क्वेश्चंस उठाए गए थे कि ये कैसे है या फिर ये ठीक है या नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने क्या करा, उससे मना कर दिया था, इसलिए नया लोक प्रशासन या नव लोक प्रबंधन लाया गया था। ठीक है, जब किसी पुरानी चीज़ों पर लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करने लग जाते हैं और लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही डाउट होने लग जाता है कि ये उस समय के लिए तो ठीक था लेकिन हमारे समय के लिए ये ठीक नहीं है। ठीक है, पारंपरिक जो सार्वजनिक प्रशासन है उसको हम पुराना सार्वजनिक प्रशासन भी कहते हैं, और इस पर ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए गए थे। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें, इस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए गए थे, इसके सिद्धांतों पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए गए थे। तो इसी वजह से क्या हुआ, नया लोक प्रशासन या फिर नया लोक प्रबंधन लाया गया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ना, और एक वैकल्पिक प्रशासन मॉडल, मतलब कि प्रशासन के दूसरे तरीके पर जो कि नया लोक प्रशासन कहलाता है, उसको विकसित करने की आवश्यकता को महसूस किया गया था, तभी नया लोक प्रबंधन लाया गया है। ठीक है, तो ये अभी अपने बेस ही पढ़ा है, और अब हम जानेंगे नव लोक प्रबंधन, जो कि मेन कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। बदलते वैश्विक परिवेश में लोक प्रशासन भी विषयगत परिधियों के अंतर बदलाव को महसूस कर रहा है। विकास के बदलते प्रतिमान जैसे कि नव उदारवादी व्यवस्था ने राज्य के स्वरूप को क्या कर दिया, सीमित कर दिया। जैसे कि आपने इसके बारे में पहले ही पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, नव उदारवादी व्यवस्था, इसके अंतर्गत सरकार की शक्ति क्या की गई है, सीमित, या राज्य की शक्ति को क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। तथा बाजार व्यवस्था का उदय हुआ। बाजार व्यवस्था का मतलब होता है कि जितना अगर तुम्हारे पे पैसा उतना ही तुम्हें सामान मिलेगा। कोई भी मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो तुम्हें फ्री में मिल रहा है, क्योंकि फ्री में तब मिलेगी जब सरकारी व्यवस्था होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, बाजार व्यवस्था का उदय हुआ, जितना पैसा होगा उतना ही तुम्हें सामान मिलेगा। ठीक है, अब नव उदारवाद के थ्रू ये हुआ है। ठीक है, परंपरागत लोक प्रशासन जिसका मूल आधार प्रशासनिक ढांचा, संस्थानिक प्रबंधन और लोक हित की स्थिति को संचालित करने वाले सिद्धांतों पर आधारित था, आज के युग में वो क्या हो गया, असफल हो चुका है। सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि नव लोक प्रबंधन का सिद्धांत वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के दौर में विल्सन और वेबर के सिद्धांतों को लोक प्रशासन के लिए असंगत करार दे रहा था। तो देखो, मतलब कि अगर हम बोलें नव लोक प्रबंधन, तो नव लोक प्रबंधन को एलपीजी के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें सरकार की भूमिका को बिल्कुल हटा दिया गया, बहुत कम कर दिया गया, हटाया नहीं गया, बिल्कुल कम कर दिया गया। इस नए सिद्धांतों में सरकार और नौकरशाही की भूमिका में बदलाव की बात की गई है। जैसे कि बताया था कि सरकार की शक्ति पहले बहुत हुआ करती थी, नौकरशाही, सरकार के अंडर में कर्मचारी जो काम करते थे उनकी भूमिका भी थी। अब उनकी शक्तियों को क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, या फिर इनको बदल दिया गया। सरकार की शक्ति तो कम कर दी, लेकिन नौकरशाही की शक्तियों को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। पहले वो कुछ और कार्य करती थी, अब कार्य वही करेगी, लेकिन क्या होगा, बस उनका तरीका बदल जाएगा थोड़ा बहुत। लोक प्रशासन में नव लोक प्रबंधन का जन्म कब हुआ था, 1990 के दशक में हुआ था। जैसे कि बताया मैंने, नई आर्थिक नीति आई थी तभी हुआ था। क्रिस्टोफर हुड ने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। इसे पॉलिट के द्वारा प्रबंधकवाद कहा गया। सामान्यतः क्या होता है कि नव लोक प्रबंधन समाज और अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम करना चाहता है तथा एक उद्यमशील सरकार की स्थापना करना चाहता है। एक ऐसी सरकार जो कम से कम, मतलब कि एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जिसमें सरकार की भूमिका कम से कम हो। इससे पहले कल्याण राज्य अर्थात एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य नागरिकों की रक्षा और उनके सामाजिक और आर्थिक भलाई में सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन 1980 और 90 के दशक के विकास में उदारता, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण महत्वपूर्ण बड़े बदलाव लाए और राज्य को अपने पारंपरिक प्रशासन के तरीके को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, मतलब राज्य को मजबूर कर दिया कि वो जो पुराना तरीका है उसको हटाकर नया तरीका लाया जाएगा। निजी भलाई और सार्वजनिक बुराई का प्रदर्शन प्रकाश में आया। ठीक है, मतलब
सरकार को बुरा ठहराया गया और निजी को या फिर प्राइवेट को बहुत बढ़िया कर दिया गया। ठीक है, एक तरीके से उसको ये कहा कि निजी तरीका हमारा भलाई करेगा और सार्वजनिक तरीका हमारी बुराई करेगा। इसका दर्शन जो है वो प्रकाश में आया जब क्या आया था, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण आया था तब। ठीक है, जो एक प्री मार्केट और विरोधी कल्याण राज्य अवधारणा थी, मतलब प्री मार्केट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना और विरोधी कल्याण राज्य मतलब कि सरकार जो है ना, सरकार कल्याण करती है जनता का, ठीक है, वो हित करती है, तो उसको विरोधी ठहराया गया था, जो बदले में नई लोक प्रबंधन की अवधारणा को जन्म देती है या देती थी। ठीक है, अब इसके बाद देखो नव लोक प्रबंधन की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है। तो देखो नव लोक प्रबंधन मार्gaरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन की नीतियों से उत्पन्न हुई है, जो 20वीं सदी के अंत में अपनाई गई थी। ये सरकार के कार्यों के असफल और अप्रभावी प्रणाली के खिलाफ एक नई आशा के रूप में उभरा, जिसको हम बोलते हैं एनपीएम। ठीक है, एनपीएम जो है वो 3 ES का मतलब क्या है, इफ़िशियंसी, इकोनॉमिक और इफ़ेक्टिवनेस। ठीक है, जो नीचे 3 लिखे हैं ना, 3 ES का मतलब ये है, 3 बार ई है, तो इफ़िशियंसी हो गया और अपना इकोनॉमी हो गया और इफ़ेक्टिवनेस हो गया। तो देखो उसको प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो सबसे इफ़िशियंसी में क्या होता है, इसमें ना सेवा के प्रभावी वितरण, जो भी कर्मचारियों के द्वारा जो भी सेवा की जाएगी उसका वितरण किया जाएगा ताकि कम समय में जल्दी से सेवा की जा सके। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि जैसे कि बहुत सारे क्या कर्मचारी हैं, वो काम कर रहे हैं, अब उनके पास क्या आ रहे हैं, कस्टमर आते हैं। ठीक है, उनके पास क्या आते हैं, कस्टमर्स आ गए, ग्राहक आ गए, तो उनको ग्राहक को ऐसे सेटिस्फाइड करना है कि ग्राहक क्या वो कम समय में अपना कार्य पूरा करवा सके। किससे, कर्मचारियों से। जैसे कि उसे घंटों भर लाइन में खड़ा ना होना पड़े। जैसे कि आपको पता है कि अगर बैंक वगैरह में आप जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लाइन में खड़े खड़े। तो उनको क्या करना चाहिए, जो भी कर्मचारी है या फिर जो भी सेवा करने वाले हैं उनको अपने कार्य का बंटवारा कर देना चाहिए ताकि कम समय में जो भी ग्राहक आ रहा है वो कम समय में अपना कार्य पूरा करवा सके। दूसरा आता है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, संसाधनों की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। मतलब हमें क्या करना चाहिए, जो भी संसाधन है उनको बहुत ध्यान से प्रयोग करना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आता है तीसरा इफ़ेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, विशेष समस्याओं पर संसाधनों को लक्षित करना और समस्याओं को हल करने के लिए नेतृत्व करने वाले लक्ष्यों की विनिर्देशन सुनिश्चित करना। मतलब हमें क्या करना चाहिए, जो बड़ी बड़ी समस्या होती है ना, कुछ स्पेशल जो प्रॉब्लम्स होती है उनको क्या करना चाहिए, एक पॉइंट में मतलब कि उनको सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए, ये बात है। ठीक है, और उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए सबसे पहले, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, डेविड ऑब्सन और टेड गेलर ने सिद्धांत रूप से नई सार्वजनिक प्रबंधन की अवधारणा को 1992 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में सरकार का पुनः आविष्कार करना में प्रस्तावित किया था। उसमें लिखा था, सार्वजनिक प्रशासन में पहला बड़ा बदलाव नई सार्वजनिक प्रशासन के आने के साथ हुआ, जबकि दूसरा बदलाव नए सार्वजनिक प्रबंधन के आने से हुआ था। हालांकि नई सार्वजनिक प्रबंधन शब्द को क्रिस्टोफर हुड ने 1991 में प्रकाशित अपने प्रसिद्ध लेख सभी मौसम के लिए सार्वजनिक प्रशासन में उजागर किया था। ठीक है, यह राज्य के विपरीत बाजार की भूमिका और महत्व पर जोर देता है, क्योंकि एनपीएम, ठीक है, जो नया लोक प्रबंधन है, उसने माना है कि बाजार वह कुंजी है जो समाज को विनियमित करती है। यह उदारता, निजीकरण, वैश्वीकरण के नए वैश्विक परिवर्तनों को संबोधित करने पर केंद्रित था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एनपीएम की जो मुख्य विशेषताएं। अगर आपको एनपीएम के बारे में ऊपर समझ नहीं आया, इतना तो है कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि उसकी जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी अभी भारत के तौर पे, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी आज़ादी से पहले, आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद, फिर उसके बाद 1990 के बाद जो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, जो नई आर्थिक नीति आई है, ठीक है, इसके बारे में जो मैंने एक्सप्लेन किया था वही उसमें ही आपको एनपीएम का जो टॉपिक है वो देखने को मिल जाएगा, जो 1990 के बाद आया था। ठीक है, अब देखो एनपीएम की मुख्य विशेषता क्या है, प्रबंधन प्रदर्शन के अनुसार मूल्यांकन और दक्षता पर ध्यान केंद्रित करें। मतलब कि जो भी परफॉर्मेंस है ना उसके अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए, उसको कोई मार्क्स वगैरह या जो मूल्यांकन है ना, जांच पड़ताल के बाद जो हम विश्लेषण करते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं, वो हमें करना चाहिए और दक्षता पर ध्यान देना चाहिए, बढ़िया तरीके से हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कोई भी हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात अगर हम करें, मंत्रिमंडल प्रणाली की डिस्ट्रीगेशन और डिस्प्लेगेटिंग और सेवा वितरण
जिम्मेदारियों को कम स्तर पर स्थानांतरित करना। ठीक है, सेवा वितरण जिम्मेदारियों को कम स्तर पर, हमें बहुत कम लेवल पर क्या करना चाहिए, इसे ट्रांसफ़र करना चाहिए जो भी सेवा वितरण है। दूसरी, अगर तीसरी बात करें हम, लागत को कम करने के तरीके। हमें एनपीएम की मुख्य विशेषता ये भी है कि लागत को, कॉस्ट को ना कम से कम करने के तरीके ये क्या करता है, ढूंढता रहता है। तीसरी बात। उसके बाद चौथा आ गया प्रबंधन की स्वतंत्रता। मैनेजमेंट की हमें क्या करनी चाहिए, लिबर्टी देनी चाहिए, उसको इंडिपेंडेंट रखना चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए उसे। फिर इसके बाद आता है अगला, ग्राहकों की ज़रूरतों को प्राथमिकता के रूप में देखना। हमें क्या करना चाहिए, जो भी कस्टमर आ रहा है उसकी ज़रूरतों को सबसे पहले देखना चाहिए, उसकी ज़रूरतों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद राजनीति और प्रशासन की डायकोटोमी को पहचानना। ठीक है, अब हमें राजनीति को पहचानना चाहिए कि राजनीति क्या है, और प्रशासन को ही पहचानना चाहिए कि प्रशासन क्या है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, बिल्कुल अलग है। राजनीति अलग है, प्रशासन अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। तो हमें इनकी जो भी वो है ना विशेषता वगैरह, इनको पहचानना चाहिए कि असल में ये जो सिचुएशन चल रही है ये राजनीति है या फिर प्रशासन है, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसके बाद आता है बेहतर सेवा वितरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग और सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा निजी क्षेत्र के प्रबंधन प्रथाओं का अपनाना। ठीक है, अब देखो एनपीएम के जो सिद्धांत है उसके आधार देखेंगे हम। तो देखो इसके 3 जो है वो सिद्धांत आधार दे रखे हैं, सैद्धांतिक आधार। पहला अधिकारों की नया दर्शन और सार्वजनिक दृष्टिकोण, और तीसरा आ गया इसके बाद नियो टेलरिज्म, ठीक है, के बारे में। तो देखो सबसे पहला आता है अधिकारों की नए दर्शन। ये मुक्त बाजार और निजीकरण को बढ़ावा देता है। जो अधिकारों का नया दर्शन है ना, वो क्या करता है, मुक्त बाजार को और निजीकरण को बढ़ावा देता है। जैसे कि हमने बताया था कि मुक्त बाजार जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, निजीकरण जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं होगा, उसको बढ़ावा देता है। तथा साथ ही साथ ये सरकार के कम से कम दखल की बात करता है। सरकार अगर आ भी रही है तो बहुत कम दखल दे। ठीक है, हर कार्य में दखल देना सरकार का ये रोल नहीं होगा इसके अंदर। राज्य के द्वारा बनाए गए बाजारों की इसमें निंदा की गई है। जो भी सरकार के बाज़ार हैं या सरकारी बाज़ार, ठीक है, उसकी निंदा या बुराई इसमें की गई है। दूसरी बात सार्वजनिक दृष्टिकोण, इसे लोक चयन दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तथा इसके अंतर्गत लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होती है और वह प्रशासन में भागीदारी रहते हैं। अर्थात इसमें नौकरशाही प्रशासन के स्थान पर लोकतांत्रिक प्रशासन पर अधिक बल दिया जाता है, तथा इसके अंतर्गत राजनीति को प्रशासन से अलग कर दिया गया। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि राजनीति अलग है, प्रशासन अलग है, तो इसके अंदर वही किया गया, राजनीति को प्रशासन से अलग कर दिया है। अब आता है नियो टेलरिज्म के बारे में। 1970 के दशक में पूंजीवादी देशों ने आर्थिक संकट का सामना किया। ठीक है, उदाहरण के लिए 1973 के तेल शॉक नए उदारवाद का सिद्धांत आया, जिसने दावा किया कि बाजारों को अनियमित किया जाना चाहिए तथा नीतियों को DTL सूत्र पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, DTL, डी से अपना क्या हो गया, अर्थव्यवस्था को नियमित रखना। ठीक है, अर्थव्यवस्था को क्या करना, नियमित रखना। और टी से क्या आ गया अपना व्यापार और औद्योगिक जो अपनी स्वतंत्रता है उसका प्रतिनिधित्व करना। और इसके बाद DT के बाद आता है अपना L। ठीक है, L से क्या मतलब है, राज्य उद्यमों के निजीकरण के लिए है। राज्य जो भी उद्यम है उसको निजीकृत करना या फिर उसको प्राइवेटाइजेशन पर बल देना, ये किया गया। नियो टेलरिज्म सार्वजनिक प्रशासन के पारंपरिक मॉडल को बदलवाने या बदलने के लिए कई सिद्धांतों का दावा किया। हालांकि यह मुख्य रूप से सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में, ठीक है, निजी क्षेत्र के प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था। यह कहा गया कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य के खिलाफ उपलब्धियों को मापने के बजाय ये प्रदर्शन मूल्यांकन तकनीक पर आधारित होना चाहिए। अब इसके बाद देखो ये जो नवलोक प्रबंधन था वो तो समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नवलोक सेवा। तो देखो नवलोक सेवा ना, इसके अंतर्गत देखो नाम में आपको पता लग रहा है, नवलोक सेवा एक ऐसी मतलब एक नया तरीका है लोगों की सेवा करने का। तो नवलोक सेवा दृष्टिकोण एक सार्वजनिक सेवा या लोक सेवा वातावरण की आवश्यकता का समर्थन करता है। ऐसी हमें वातावरण की ज़रूरत है जहाँ पर लोगों को क्या है, सेवा की ज़रूरत है, जो जनता की सेवा करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की नैतिकता, ठीक है, और प्रेरणा को उजागर करने की कोशिश करता है। मतलब सरकारी कर्मचारियों का इसमें रोल होगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी क्या करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। या तो वो किसी बैंक में हो या फिर वो पुलिस के थ्रू हो या सिविल वगैरह के थ्रू वो क्या करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। तो नवलोक सेवा मॉडल पारंपरिक सार्वजनिक प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए एक बेहतर विकल्प प्रदान करता है।
ठीक है, जो भी पारंपरिक सार्वजनिक प्रशासन है, लोक प्रशासन है, उसको कंट्रोल करता है। और ये सबसे बढ़िया चॉइस है या ऑप्शन है किसको कंट्रोल करने का, पारंपरिक सार्वजनिक प्रशासन को कंट्रोल करने का, क्योंकि ये सार्वजनिक सेवा के कोर के रूप में सार्वजनिक हित, लोगों का हित देखता है और नागरिकों पर ध्यान देता है। इस अवधारणा को डेनहर्ट या फिर डेनहर्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब इसके बाद देखो, नवलोक सेवा का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों का मुख्य काम नागरिकों को अपने साझा हितों को पूरा करने में मदद करना है, बजाय नागरिक और समाज को नियंत्रित करना है। ठीक है, मतलब उसका मतलब ये है कि सरकारी कर्मचारियों का जो काम है ना, वो क्या करना है कि सबके हितों को लेकर चलना है, सबका भला करना है, ना कि नागरिक और समाज को कंट्रोल करना। ठीक है, अब इसके बाद देखो आगे बोला गया नवलोक सेवा के सिद्धांत। नागरिकों की सेवा करे, ग्राहकों के बजाय सरकारी कर्मचारियों का मुख्य भूमिका नागरिकों की सेवा करना है। और सरकारी कर्मचारियों को कुशल ग्राहक की मांग का जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि इसके बजाय नागरिकों के साथ और उनके बीच विश्वास और मूल्यों के संबंधों का निर्माण करने पर जोर देना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद बोला गया दूसरा, सार्वजनिक हित का पीछा करना, लक्ष्य साझा हित और उसको ध्यान में रखते हुए सामूहिक तरीके से समाधान ढूंढना है। ये पहचानना सरल नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों को सतर्क रहना चाहिए और समुदायों के नैतिकता, राजनीतिक और मानकों, पेशेवर मानदंडों और नागरिकों के कल्याण पर जोर देना चाहिए। सेवा करे, मार्गदर्शन ना करे, ये भी करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को उन्हें नियंत्रित और निर्देशित, ठीक है, उनको मार्गदर्शन करने के बजाय नागरिकों की सेवा करनी चाहिए। लोगों को मूल्य दे, ना केवल उत्पादकता। सार्वजनिक संगठन जीवित रहेंगे यदि वे ऐसे तरीके से चलाए जाते हैं जो नागरिकों के साथ सहयोग और साझा नेतृत्व भूमिकाओं की अवधारणा को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसी के साथ अपना जो लोक सेवा वाला टॉपिक है, नवलोक सेवा और साथ ही साथ नवलोक प्रबंधन वाला, वो पूरा समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सुशासन के बारे में, अच्छा शासन क्या होता है वो जानेंगे। देन उसके बाद ये वाली यूनिट भी अपन जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।